नमस्कार। संपूर्ण भारत में आज सारे जजेस अपने पीएलवीज़ के थ्रू इन दी कैपेसिटी ऑफ सेक्रेटरी और चेयरमैन हमारे जितने भी गांव हैं जहां पर हमारे शोषित या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग या हमारे दिव्यांग भाई बहन या हमारे बुज़ुर्ग सीनियर सिटीज़न और ऐसा परिवार या ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो गरीबी रेखा से नीचे हो, जो किसी भी असहाय स्थिति में या पैसे की कमी के कारण अदालतों तक ना आकर अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। भारतीय संविधान आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और भारतीय संविधान की जटिलताओं में ना जाकर आज पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत गांधी जी के सपने को समझते हैं, नेहरू जी के भारत को समझते हैं। पार्ट 3 और पार्ट 4 में खुद नेहरू जी ने, जो आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल 40 है उसका ध्यान देते हुए और आर्टिकल 48 है उसका ध्यान रखते हुए ये कहा कि भारत गांव में बसता है, यानी 6.7 लाख आज भी यहाँ गांव हैं। हमारे सिरमौर में भी 545 ग्राम पंचायत हैं और ग्रामीण न्यायालय एक्ट जैसे बेहतरीन कानून के बावजूद या फिर लोक अदालत, मीडिएशन जैसे टूल्स के बावजूद केवल अवेयरनेस की कमी के कारण आज भी जो है कई लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इस 45 दिन में हम डीएलएसए सिरमौर अपने पीएलवीज़, पैनल लॉयर्स, रिमांड लॉयर्स और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें इवन लॉ स्टूडेंट्स विलेज लीगल क्लिनिक में जो बैठे हैं और विलेज लीगल सपोर्ट एंड केयर सेंटर में हमारे बैठे समाज सेवक, एनजीओज, पीएलवीज़, इवन स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स आपके बीच में आकर आपको ये बताएंगे कि जो पंचायती राज एक्ट का सपना गांधी जी ने देखा था और जिस सुंदर भारत की आर्टिकल 40 और 48 में कल्पना गांधी जी ने की थी, उसके तहत ये बात तय है कि कानून जो है वो सरल होना चाहिए। हमारे प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ये कहा कि भारतीयकरण होना बहुत ज़रूरी है। गरीब लोग हिंदी समझते हैं, पहाड़ी समझते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में सरल तरीके से बताया जाए कि अगर आपका परिवार का कोई झगड़ा है, दाम्पत्य जीवन में कोई झगड़ा है, आपके बच्चे आपको भरण पोषण नहीं करते या पति आपका ध्यान नहीं रखता, ऐसे जितने भी झगड़े हमारे गांव में होते हैं जिससे आपकी मानसिक स्थिति खराब होती है, तो आपको एक पैसा नहीं लगाना। अगर आप लेडीज़ हैं, औरतें हैं, 18 साल से नीचे बच्चे हैं, पुलिस की अभिरक्षा यानी कस्टडी में हैं, किसी भी कोरोना या आपातकाल, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ से त्रासदित हैं, या फिर आप दिव्यांग भाई हैं, मानसिक तौर पर आपको कोई बीमारी है, एड्स है, और अगर आप जनरल कैटेगरी के भी हैं या ओबीसी कैटेगरी के, तो भी 3 लाख से नीचे अगर आपकी आय है, तो केवल आपके द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, जी हाँ, केवल आप ही अगर हमें लिख के दे दें तो हम कोई और सर्टिफिकेट या हलफनामा भी नहीं मांगते और आपको केवल मुफ्त का वकील नहीं बल्कि आपको एडवाइस देते हैं। कोर्ट में हम कोशिश करते हैं केस जाए ना। अगर वो केस जो है, चाहे क्रिमिनल है चाहे सिविल, अगर वो कानूनन पहलू में पास होता है कि उसको हम प्री मेडिटेटिव यानी कि प्री लिटिगेशन फेज़ में अपने प्रो बोनो यानी कि सीनियर एडवोकेट्स जो गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, आपसे एक पैसा नहीं लेंगे और बिना कोर्ट में भिजवाए आपके झगड़े का निपटारा कर सकते हैं। हमारे पीएलवीज़ इस काम के लिए सक्षम हैं। छोटे मोटे जो आपके झगड़े हैं वो ईडीआर यानी एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत वे भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगी के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि ईडीआर में ना जाकर वो एडीआर यानी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाएगा। और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी अगर वो बिल्कुल पेचीदगी नहीं है तो बड़े बुजुर्गों के साथ बिठाकर कंसिलिएशन में ख़त्म किया जाता है।
अगर आपका केस बहुत सेंसिटिव है तो किसी जज साहब के पास भेजकर जुडिशियल सेटलमेंट करवाया जा सकता है। और ऐसी पूरी प्रक्रिया में, जिनको एडीआर या ईडीआर कहा जाता है, कोई भी दंड प्रक्रिया या सिविल प्रक्रिया यानी प्रोसीजर या एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता। जज साहब ऊपर से नहीं बल्कि टेबल में आपके साथ नीचे बैठकर लोक अदालत के माध्यम से उस केस में आप लोगों पे केवल बात रखते हैं, कानून की पेचीदगी समझाते हैं, आप लोगों को समझते हैं, अपनी बात आप पे थोपते नहीं। आपके वकील साहब भी वहाँ हो सकते हैं और आप दोनों जैसा चाहते हैं वैसा अवार्ड बनाकर, डिक्री बनाकर, आपको सेम डे में फ्री कॉपी देकर, आपका कोर्ट फीस का पैसा भी वापस कराकर आपको घर भेज देते हैं। ऐसे में एक पार्टी हारती नहीं, एक जीतती नहीं। स्क्रीन पर जो गांधी जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने पहले केस में बहुत अच्छे अपने कानूनन नॉलेज से, ज्ञान से अपने पार्टी के फेवर में जजमेंट करवाया, लेकिन वो इतना ज़्यादा पैसा था कि दूसरी पार्टी हार गई और रोने लग गई। गांधी जी ने कहा, ये जीत नहीं है। लिटिगेशन का मतलब ये नहीं कि एक पार्टी हंसे और रोए। उन्होंने अपने क्लाइंट को समझाया कि वो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेने के लिए मान जाए, क्योंकि इतना भारी पैसा दूसरी पार्टी नहीं दे सकती और वो कोई भी गलत स्टेप उठा सकती है। गांधी जी के समझाने पर दूसरी पार्टी ने इस बात को माना और इंस्टॉलमेंट में लेकर कुछ पैसे माफ़ भी किए, जिससे दूसरी पार्टी भी खुश होके गई। ये जो आर्ट है, जिसको निगोशिएशन या मीडिएशन या कंसिलिएशन कहा जाता है, यानी कि आपकी केस में अगर थोड़ी बहुत पेचीदगी है तो जज साहब उसको मीडिएशन में भेज सकते हैं, जहां हमारे ट्रेंड सीनियर एडवोकेट्स मीडिएटर के रूप में होते हैं। आप वहां खुलकर अपनी बात रखें और अलग अलग चैम्बर में पहले सुना जाता है, फिर दोनों पार्टी को साथ में सुना जाता है। कोई भी बात आप पे थोपी नहीं जाती। आप वहाँ अपना गुनाह भी कबूल कर लें कि मैंने पत्नी को मार दिया गुस्से में या कुछ ऐसा, उसके बावजूद वो सारी बातें प्राइवेट रखी जाती हैं। जज साहब के पास कभी वो बातें लाई नहीं जा सकती। अगर वो बताई भी जाएं तो जज साहब उसको जीरो कर देते हैं, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होती। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो जज साहब अवार्ड दे देते हैं, नहीं होने पर वापस केस चलता है। तो मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट और लोक अदालत के बारे में आपने जाना। अगर किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत हो तो पार्टी की कंसेंट से ही आर्बिट्रेशन में भेजा जाता है, मगर पति पत्नी, भाई बहन या बाप बेटा, इनमें कुछ ईगो प्रॉब्लम के कारण कई बार एक पार्टी बोलती है लोक अदालत भेज दो, दूसरी कहती है नहीं हमें फ़ैसला चाहिए। इसमें एफकॉन की जजमेंट के तहत ये जज साहब की मर्जी होती है कि वो आपके मना करने के बावजूद मीडिएटर को भेज सकते हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दुखी होने के कारण पेशेंट यानी कि बीमार जिस तरह होता है, और जज साहब डॉक्टर के रोल में होते हैं, इसीलिए वो आपका भला सोचकर कई बार लोक अदालतों में या मीडिएशन में केस को रेफ़र करते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि पार्टी जो है वो केवल टाइम ले रही है और टाइम वेस्ट करने का एक टेक्निक अपना रही है। सारा कंट्रोल, सारी लगाम ऑनरेबल जजेस के पास होती है और उसमें एक टाइम लिमिट भी होता है, और उस टाइम लिमिट में अगर केस नहीं निपटता तो जज साहब रामा रामेश्वरी और राशिद की गाइडलाइन सिविल और क्रिमिनल साइड में लगाकर एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह आपके बताए गए डेट में जजमेंट भी देने का पावर रखती है। डिस्क्रिशन यानी कि एक जुडिशियल डिस्क्रिशन रखती है। गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हमें भी आज परमानेंट लोक अदालत का मतलब समझना पड़ेगा। परमानेंट लोक अदालत टेलीग्राफ या टेलीफोन के मामले, आईपीएच के मामले यानी पानी के बिल, बिजली के बिल या रोड ट्रांसपोर्ट, इस तरह के पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, जिसमें हमारी भारत की सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है, और लोक अदालत या मेगा लोक अदालत या राष्ट्रीय लोक अदालत 3 महीने या 1 महीने इस तरह कभी कभार ही लगती है। लेकिन कई मामलों में रोज़ आपको परमानेंट लेवल पे कोर्ट की तरह लोक अदालतों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए परमानेंट लोक अदालत खोले गए। परमानेंट लोक अदालत की सबसे ख़ास बात यह है कि अनलाइक मेगा लोक अदालत या राष्ट्रीय लोक अदालत, अगर यहाँ केस फेल भी हो जाता है तो जज साहब केस वापस रेगुलर कोर्ट को नहीं भेजते, चेयरमैन साहब वापस ये अदालतों को नहीं भेजते। परमानेंट लोक अदालत को ये पावर है, वो खुद ही एविडेंस लेकर
जिस केसों में समझौता नहीं हुआ उसमें एडजुडिकेशन यानी डिसीजन दे दें। और ये ड्यूटी सेक्शन 21 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में बना दी गई है कि जो भी अवार्ड होगा वो डिक्री होगा कानून की नज़र में, और चाहे चेक बाउंस के केसेस हैं, चाहे वो क्रिमिनल मैटर है, वो भी अपने आप में एक डिक्री है और उसको एग्जीक्यूट करवाने की, यानी कि लॉजिकल एंड तक ले जाने की, यानी जो भी अवार्ड में लिखा है कि पति इतना पैसा देगा, बच्चे से मिलने दिया जाएगा, भाइयों का बंटवारा इस हिसाब से होगा, सबको इतना इतना हिस्सा मिलेगा, ये जो घरेलू बातें होती हैं ये एक्चुअली में साकार करने की ड्यूटी कोर्ट की ही होती है। और आप किसी भी स्टेज में आपको ठगा महसूस नहीं करने दिया जाता। इन बातों के साथ मैं चाहूँगा हमारे PLVs, हमारे पैनल लॉयर्स, लर्नेड डिमांड काउंसिल, हमारे पुलिस वाले, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे स्टूडेंट्स, कॉलेज एसोसिएट्स, लॉ स्टूडेंट्स, सब इन बातों को सरलता के साथ हिंदी में भारतीयकरण करके पहाड़ी लैंग्वेज में और उनके बीच में जाकर इन बातों को रखें। अभी तक अवेयरनेस नहीं होने के बावजूद 8 करोड़ केसेस का निपटारा 5 साल में किया गया, और पिछले ही लोक अदालत में, पिछले से पिछले में 2020 की बात कर रहा हूँ, सरकार का 72 लाख रुपये लगभग खर्च करके ऑलमोस्ट 6 लाख से ज़्यादा केसेस का निपटारा करते हुए 39 अरब, जी हाँ आपने ठीक सुना, 39 अरब पैसे का सेटलमेंट हुआ। इससे पता चलता है कि बिना अवेयरनेस के भी देश की GDP में कितना बड़ा योगदान रहा। इन्हीं पैसों से भारत में सबको लगभग 100% फर्स्ट डोज लगने वाला है, और मुफ्त का खाना भी दिया जा रहा है। और कोरोना में जो मरे हैं या जो बेचारे नहीं रहे, जिनको इलाज मिला लेकिन वो कोरोना में स्कम्ब हो गए, उन सब को 50,000 रुपये मुआवजा भी मिल रहा है। 137 करोड़ की आबादी में एक कल्याणकारी राज्य ये पैसा तभी दे सकता है जब आपके पैसे लोक अदालतों के माध्यम से और सरल माध्यम से बचे, और आप लोग अपने जीवन में जल्दी से खुशहाली को पाएं। जितने आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा काम करेंगे, उतना हमारे आर्थिक यानी कि हमारे इकोनॉमी में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा और देश प्रगतिशील होगा। यही गांधी जी का सपना था। 2 अक्टूबर से 14/11 यानी कि नेहरू जी के बर्थडे तक हम आपके बीच में इसी तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट कानूनों को लेकर आ रहे हैं। दलित के ऊपर अलग से, औरतों के ऊपर अलग से, दिव्यांग भाइयों के लिए, मानसिक विकलांग के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, मेंटेनेंस पर, रेवेन्यू पर, लैंड रिकॉर्ड पर, जमाबंदी, पटवारी, कानूनगो सिस्टम, जो भी एक हमारे गांव में बेसिक कानून है उनके बारे और आपके मौलिक अधिकार बताने आपके बीच में हम फिर आएंगे। मैं सेक्रेटरी DLSA सिरमौर एट नाहन आप सबका फिर से अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।